Hi, and welcome back. This is Garima, and you are listening to the Garima Avtar Show. Well, in today's episode, I have with me Yogesh Kathunia, an Arjuna Awardee and silver medalist in men's discus throw F56 in 2020 Tokyo Paralympics, bronze medalist in World Championship discus throw in Dubai 2019, and recently in 2022 he broke the world record in Para-Athletics discus throw championship and bagged a gold medal. That makes him world number 1 in men's discus throw F56. योगेश, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को इस शो में इनवाइट करने के लिए। योगेश, हर एक के जीवन में कोई ना कोई चैलेंज आते हैं, आपके जीवन में भी चैलेंजेस होंगे। सो आप आपने अपने जीवन के जो सबसे बड़ा चैलेंज एक्सपीरियंस किया है वो क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने एक्सपीरियंस करा था वो फाइनेंशियल कंडीशन थी घर की, जो बहुत ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि 2 बड़ी सिस्टर थी और दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद फिर मैं कॉलेज में पढ़ भी रहा था, बीकॉम कर रहा था। तब मेरे दिमाग में मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मेरे को बताया कि पैरा एथलेटिक्स के बारे में, तो मैंने वहीं से फॉलो स्टार्ट करा। तो आगे जाके मैंने देखा कि अगर मेरे को स्पोर्ट्स करना है तो मुझे फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया तो काफी चीज होती है, जैसे फूड सप्लीमेंट्स वगैरह, डाइट वगैरह, वो सारी देखनी पड़ती है। तो उस चीज के लिए मेरा जो मेन दिक्कत आती थी, जो ज्यादा थी, वो फाइनेंशियल की आती थी। तो इस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया? इस चैलेंज को मैंने ओवरकम करा था, जो मेरे सीनियर थे नीरज यादव, तो वो भैया मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, तो उनने मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे साई बाबा फाउंडेशन ने मुझे उस टाइम पे 19 में मेरे को सपोर्ट करा। उनने मेरा परफॉर्मेंस देखा, तो धीरे धीरे वहां से फाइनेंशियल कंडीशन मेरी स्टार्ट हो गई, अच्छी स्टेबल होने लग गया। तो जैसे ही 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, उसके बाद से वो फाइनेंशियल की दिक्कत ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि टॉप्स के अंडर आ गया था मैं। टॉप स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, फिर OGQ मेरा स्पॉन्सर हो गया था, तो वहां से मुझे इशू वो खत्म हो गया था फाइनेंशियल का। तो ज्यादा फिर उससे दिक्कत आनी शुरू बंद हो गई थी। आपके ये जो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट, ये F56 कैटेगरी है, इसकी अपनी कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो मेरा मेडिकल कंडीशन था जो GB सिंड्रोम है। ये एक रेयर टाइप का वायरस होता है, डिजीज होती है, जो बहुत ही कम लोगों को होता है। तो मैं जब 9 साल का था तो मैं वैष्णो देवी से आया था, गर्मियों की छुट्टी थी और स्कूल में से सीधा वैष्णो देवी के बाद हम वहां जा रहे थे दादा दादी के पास। तो वहां पर मैं पार्क में खेल रहा था और चलते चलते खेलते खेलता था, अचानक से गिर गया, मुझसे मेरे को चलना बंद हो गया। तो धीरे धीरे फिर बाद में हमने सोचा कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि ऐसे ही मतलब लग गया होगा, गिर गया होगा, तो थोड़ा बहुत दर्द वर्द, मेरे को उस टाइम में बहुत ज्यादा पेन होता था। तो धीरे 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 वो पेन बढ़ता गया। लेफ्ट साइड पहले स्टार्ट हुआ मुझे होना, लेफ्ट लेग से शुरू होते होते लेफ्ट साइड पूरा हो गया। तो जैसे जैसे आगे वो बढ़ता गया, तो हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया तब पता चला कि मेरे को GB सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ है, यहाँ चंडीगढ़ में थे। तो उसके बाद से ही फिर रिकवरी स्टार्ट हुई। तो डॉक्टर ने बोला था मम्मी को कि कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसमें रिकवरी चांसेस बहुत ज्यादा लेस ही होते हैं जो GB सिंड्रोम में होता है। लेकिन पता नहीं, उस टाइम पे जब मम्मी ने फिजियो भी सीखा, मम्मी साथ में करती थी, फिजियो भी करती थी, क्योंकि उस टाइम पे एक फिजियो को हायर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, घर पे एक फिजियो करना पड़ता। तो मम्मी ने सीखते गए साथ साथ में और फिजियोथेरेपी करते घर पे। तो मैं 1 साल बाद चलना शुरू करा, धीरे धीरे, मतलब ज्यादा नहीं चल पाता था, खड़ा होना शुरू करा पहले मैंने। तो धीरे धीरे जैसे खड़ा हुआ, उसके बाद 2-3 साल तक तो मैं व्हीलचेयर पे ही था, बस खड़ा हो पाता था। फिर धीरे धीरे जब चलना स्टार्ट करा, तो उसके बाद जब हम उस डॉक्टर से मिलने गए थे बाद में, तो उनको भी विश्वास नहीं होता कि ये चल कैसे पा रहे हैं। तो जो मेरी कंडीशन थी उससे मतलब लगता था कि पहले, मतलब लोग बोलते भी थे कि ऐसा है, वो है, ये है, लेकिन मैंने उनकी बात कभी सोसाइटी वालों की सुनी नहीं, क्योंकि अगर मैं उनकी सुनता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो हमेशा सोसाइटी वाले हमें दूसरी नजरों से देखते थे। तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। मैं मम्मी को कई बार बोलता भी था जब मैं छोटा था, कि जब मैं व्हील चेयर पे था तो बच्चे देख सामने खेलते,
मैं सोचता था कि मैं कब खड़े होकर चल पाऊंगा और मैं कब खेल पाऊंगा। मैं मम्मी से पूछता था उस टाइम पे, तो मैं अब सोचता था मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मम्मी क्या सोचती होगी। तो धीरे धीरे फिर जब स्टार्ट हुआ, तो जब मैं 17 में स्टार्ट करा था गेम, तो उसके बाद से उस टाइम पे भी काफी लोगों ने बोला था कुछ नहीं होता, ये नहीं होता स्पोर्ट्स में। लेकिन जैसे जैसे क्रेज बनना स्टार्ट हुआ 2016 रियो पैरालंपिक्स के बाद, जब 4 मेडल आए थे इंडिया के, उसके बाद जब क्रेज स्टार्ट हुआ था पैरालंपिक्स का, और टिल नाउ डेट में जो अब जाके क्रेज है, तो हमें बताना नहीं पड़ता कि पैरा एथलीट्स और एथलीट्स में क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ, अगर मैं उस दिन वो नहीं लेता स्टेप, तो मैं आज यहाँ नहीं हो पाता। नो नो, वंडरफुल। सो आपको क्या लगता है, आपने अपनी जीवन से, आपकी इस जर्नी से सबसे बड़ी क्या सीख हासिल की है? मैंने अपनी जर्नी से मैंने ये सीख हासिल करी कि मैंने हार कभी नहीं मानी। जो भी मैंने काम शुरू करा उसको मैंने पूरा करना शुरू करा कि नहीं, कई सारे लोग होते हैं कि स्टार्ट करते हैं और जब उनको देखते हैं कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। मेरा मानना ये था कि प्रोग्रेस हो चाहे स्लो हो, चाहे 1% हो, थोड़ा थोड़ा होता जाए। ये ना हो कि मैं करते जा रहा हूँ और प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो मेरा ये होता था कि अगर मैं 1% भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं सही उस पर प्रोग्रेस करता रहा और आगे जाके मैं बढ़ता गया, तो मुझे अपने से मोटिवेशन मिलती कि मैंने कभी हार नहीं मानता। सो आपके जीवन में कोई सबसे कोई अच्छी एडवाइस किसी ने आपको जो दी हो, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो? मेरे को सबसे अच्छी एडवाइस मेरे जो साइकोलॉजिस्ट मैम थी, डॉक्टर नानकी चड्डा मैम। तो एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, काफी चीजों से डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने उनसे बातचीत स्टार्ट करी। तो मैंने उनसे सेशंस लेने स्टार्ट करे। तो मैंने बताया मैम मेरे को ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ कि कोई कुछ बोल दे तो मैम ने मुझे एक चीज बताई कि दो टाइप की चीजें होती है, कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है दूसरों का आपके प्रति, वो नॉन कंट्रोलेबल होता है, और जो आपका बिहेवियर होता है दूसरों के प्रति, वो कंट्रोलेबल होता है। तो अगर आपको आगे वाला इंसान कुछ बोल रहा है और कुछ करता जा रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो किसी हद तक, और आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसका बिहेवियर आप कभी जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने टारगेट को अचीव करने का सोचे सिर्फ। ऑसम, वंडरफुल एडवाइस एक्चुअली, एकदम पते की बात। आई मीन लाइक ऑब्वियसली जो एटीट्यूड है वो बहुत हद तक हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे किसी भी सिचुएशन को किस एटीट्यूड से फेस करते हैं, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको क्या लगता है, एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान करना चाहिए? विनिंग माइंडसेट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो डेडिकेशन होनी चाहिए एक आपकी। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेड पे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ के जाना है, और मन करता है कि नहीं, लेकिन दिमाग कहना चाहिए कि नहीं, उठ जा, आगे तुझे बढ़ते जाना है। तो एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए अपने दिल में कि मैं अगर ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, धीरे धीरे करता जाऊंगा, प्रोग्रेस होता जाएगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जो भी काम शुरू करो उसको बस बीच में कभी भी मत छोड़ो। मेरा यही है। ओके, फैबुलस। अच्छा, आप कोई ऐसी चीज हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, मतलब एक दो लाइंस में, कोई मैसेज जो देना चाहते हैं आप ऑडियंस को? जो मेरा मंत्र है, जैसे कई सारे स्पोर्ट्स वाले जैसे जो मेरे जूनियर्स हैं मेरे से पूछते हैं कि भैया कभी कभी जब आपका मन नहीं करता या आप मोटिवेट नहीं हो पाते, आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो आप क्या करते हो? तो मैंने उनको एक चीज बताई कि अपना जो भी चीज आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो जिंदगी बन गई। आपको उसको एज अ पार्ट ऑफ फन लेना पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप 1-2 दिन की छुट्टी लो और अच्छी ट्रिप करो, जो भी करना है करो, इंजॉय करके उस चीज को करो। ये नहीं कि आप जबरदस्ती जॉब बना लिए कि वो करना ही करना है, कि 8 to 9 8 to 8 ये वाली जॉब कर रहे हैं, वो नहीं करना आपको स्पोर्ट्स में। आपको उसको एज अ फन पार्ट लेके करना है, तो ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। नो, आई थिंक वेरी वेल सेड। Let's get on to the rapid fire questions now. Are you ready for that? हाँ हाँ। Yeah, okay. What's your favorite quote? Any favorite quotation? हरिवंश राय बच्चन जी की थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
Oh wow, fabulous. Your role model? माय मॉम क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, और वो मेरे लिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनती तो शायद मैं चल भी नहीं पाता, और मैं वहीं पीछे बैकलॉग रह जाता पूरा। Any hobbies? माय हॉबीज ई स्पोर्ट्स है। मैं पीसी गेम्स भी खेलता हूँ, इसलिए काफी सारे मतलब नए नए गेम्स खेलता रहता हूँ। स्पोर्ट्स भी करता हूँ और गेम्स भी खेलता रहता हूँ। Fabulous. Documentary film that inspired you the most? एक डॉक्यूमेंट्री मूवी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मूवी जरूर है जो मैं बोलना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट्री नहीं हो बिल्कुल भी, एक शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी है हॉलीवुड की। तो उसमें वो मुझे मतलब बिल्कुल सस्पेंस मूवी है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो उसको चीज को मैंने देख के देखा था कि उसने कभी हार नहीं मानी उस चीजों में। अच्छा. तो वो मेरे को बहुत ज्यादा चीज अच्छी लगी थी मूवी में। We'll definitely check it out. One hidden talent? हिडन टैलेंट पे कुछ भी नहीं है, मैं बाथरूम सिंगर जरूर हूँ। What's your biggest dream? मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आऊं इंडिया के लिए। Wonderful. I'm sure you'll do that. All the best wishes for your dream. Best थैंक यू thing सो मच। about discus throw? बेस्ट थिंग अबाउट डिस्कस थ्रो कि इसको चलाना थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा इश्यू होता है। तो डिस्कस के साथ मैं यूज टू हो गया हूँ अब, तो उसको यूज टू होना पड़ेगा एक बार डिस्कस के साथ। Best discus throw memory? बेस्ट डिस्कस थ्रो मेमोरी अभी रिसेंट ही थी, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट करा था तो 46.49 मीटर मारा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बेंगलोर में। तो मैंने सोचा आज भगवान हमारे मेरे साथ है। तो जब मैंने सेकंड थ्रो करा था 48.03, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके बाद Wow. थर्ड में भी मैंने तोड़ा, फोर्थ में नहीं, फोर्थ में मेरा फाउल हो गया था। फिफ्थ थ्रो में मैंने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 48.34 मीटर के साथ। तो वो मेरी बेस्ट मेमोरीज रही है अभी तक। Super, super. Most embarrassing moment? मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट अभी मैं बहुत सारी जगह है, जैसे मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूँ। मैं इधर जैसे इंटरव्यू वगैरह दे देता हूँ, लेकिन हाँ जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तब थोड़ी सी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो एक बार क्या हुआ, मैं चला गया वहां, मैं माइक पकड़ के बस हंस ही रहा था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा स्माइली फेस है, मैं हंसता रहता हूँ इस वजह से। तो वो कुछ बोल रहे, मैं हंसे जा रहा हूँ, वो बोल रहे, तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था। काफी लोग थे उधर, तो वो Okay. बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग। Proudest accomplishment so far? I'm sure this one where you broke the world record is your proudest accomplishment, or anything else? जब मैं अर्जुन अवार्ड मिला था मुझे प्रेसिडेंट से, क्योंकि मेरे फादर वहां पर गए थे और वो बहुत ज्यादा मतलब इतने खुश हो रहे थे, पापा ने मेरे को शाबाशी दे रहे थे, तो वो चीज मेरे लिए अच्छी थी बहुत ज्यादा। Okay, I'm sure when the parents feel proud of you, I think it's one of the biggest things, biggest achievements, I'm sure. And with this, we come to the end of the show. Thank you, Yogesh, for joining me for this absolutely amazing session. थैंक यू सो मच। Thank you all for listening to today's episode with your host, Garima Aftar. If you like this episode, then subscribe to my podcast for more new episodes and a deeper dive into the world of motivation and winning psychology. See you in the next one. Have a great day. Bye.